आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसने भारत को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। आज हम जिस अखंड भारत की बात करते हैं, इसकी स्थापना हजारों साल पहले मौर्य राजवंश ने किया था। चलिए इस गौरवमयी यात्रा को शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जब मगध हिंदुस्तान की सत्ता का सेंटर था। जी हाँ, वही मगध जो आज का बिहार है। यही जन्म लिया मौर्य राजवंश, जिसने भारत के भविष्य की नींव रखी। मौर्य राजवंश की उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं और ऐतिहासिक मत प्रचलित हैं। बौद्ध ग्रंथ महावंश और जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वण के अनुसार मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य एक साधारण पृष्ठभूमि से आए थे। महावंश उन्हें मौर्या कबीले से जोड़ता है, जो शायद क्षत्रिय या निचली सामाजिक श्रेणी से था। विष्णु पुराण जैसे हिंदू ग्रंथ उन्हें शूद्र या मिश्रित वंश का बताते हैं। रोमिला थापर अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखती है कि चंद्रगुप्त का उदय मगध की सामाजिक गतिशीलता और राजनीतिक अस्थिरता का परिणाम था। एक कथा है कि चंद्रगुप्त का बचपन गरीबी में बीता। कुछ कहानियों में उन्हें चरवाहे का बेटा बताया जाता है, जिसे तक्षशिला के विद्वान चाणक्य ने गोद लिया। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में शासन और कूटनीति के सिद्धांत दिए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी उपिंदर सिंह अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया में बताती हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को युद्ध कला, रणनीति और शासन का प्रशिक्षण देकर एक शक्तिशाली शासक बनाया। चाणक्य और चंद्रगुप्त की जोड़ी ने मौर्य वंश की नींव रखी। 321 ईसा पूर्व के आसपास मगध पर नंद वंश का शासन था। नंद राजा धनानंद के पास विशाल सेना और धन संपदा थी, लेकिन उनकी अत्याचारी नीतियों ने प्रजा और सेना में असंतोष पैदा कर दिया था। डी कोसांबी अपनी किताब एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री में लिखते हैं कि नंद वंश की कमजोर प्रशासनिक व्यवस्था ने उनके पतन की राह आसान की। चाणक्य, जिन्हें नंदों ने एक सभा में अपमानित किया था, ने चंद्रगुप्त को धनानंद के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार किया। चाणक्य की चतुर रणनीतियों जैसे गुप्तचरों का उपयोग और स्थानीय समर्थन ने चंद्रगुप्त को नंद सेना को हराने में मदद की। राधा कुमुद मुखर्जी अपनी किताब चंद्रगुप्ता मौर्य एंड हिज टाइम्स में बताते हैं कि कई असफल प्रयासों के बाद चंद्रगुप्त ने नंद वंश को उखाड़ फेंका और पाटलिपुत्र की गद्दी हासिल की। नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा मगध तक सीमित नहीं थी। उस समय उत्तर पश्चिम भारत यानी आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर का कब्जा था। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को युद्ध में हराया और एक संधि के तहत काबुल, कंधार और बलूचिस्तान जैसे क्षेत्र प्राप्त किए। A.L. बाशम अपनी किताब द वंडर दैट वाज इंडिया में लिखते हैं कि इस संधि ने मौर्य साम्राज्य को पश्चिमी सीमाओं तक विस्तार दिया। चंद्रगुप्त के दरबारी लेखक मेगस्थनीज, जिनकी किताब इंडिका जो मौर्य साम्राज्य का वर्णन करती है, बताते हैं कि चंद्रगुप्त की सेना में लाखों सैनिक और हजारों युद्धक हाथी थे। चाणक्य के अमर ग्रंथ अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित चंद्रगुप्त ने एक केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित किया। मौर्य वंश के शासकों ने लगभग 137 वर्ष तक शासन किया और इस दौरान कुल 9 शासकों ने साम्राज्य पर राज किया। रोमिला थापर अपनी किताब अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यास में मौर्य शासकों के कार्यकाल पर विस्तार से वर्णन करती हैं। आइए इन शासकों के नाम और उनके शासनकाल पर नजर डालें। मौर्य वंश के पहले संस्थापक शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन्होंने लगभग 24 वर्षों तक शासन किया, नंद वंश को हराया और सेल्यूकस पर विजय प्राप्त की। उन्होंने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया और जैन धर्म अपनाकर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संन्यास लिया। बिंदुसार, चंद्रगुप्त के पुत्र, जिन्हें अमित्रघात भी कहा जाता था, उन्होंने दक्षिण भारत में साम्राज्य का विस्तार किया। उपिंदर सिंह अपनी किताब में बताती हैं कि बिंदुसार का शासनकाल अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण था। सम्राट अशोक, जो मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हुए, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा का प्रचार किया, उनके शिलालेख और स्तंभ लेख मौर्य साम्राज्य की नीतियों को दर्शाते हैं। इसके बाद अशोक के पौत्र दशरथ मौर्य शासक हुए, जिन्होंने बौद्ध और आजीवक धर्म को संरक्षण दिया। उनके शिलालेख पूर्वी भारत में मिलते हैं। दशरथ के बाद संप्रति मौर्य शासक हुए, जैन ग्रंथों के अनुसार उन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया। इसके बाद शालीशुक शासक हुए। उनके शासन में साम्राज्य स्थिर रहा, लेकिन कमजोरियां उभरने लगी।
देववर्मन के काल में मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हुआ, जबकि शतधन्वन के शासन में साम्राज्य और कमजोर हुआ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ हुए, जिनकी हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की, जिसने ब्राह्मण वंश की स्थापना की। राधा कुमुद मुखर्जी अपनी किताब चंद्रगुप्ता मौर्य एंड हिज टाइम्स में बताते हैं कि चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक मौर्य वंश के स्वर्णिम काल के शासक थे, जिन्होंने साम्राज्य को चरम पर पहुंचाया। मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर विश्व के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। रोमिला थापर अपनी किताब द मौर्यास रिविजिटेड में लिखती हैं कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार चंद्रगुप्त के समय शुरू हुआ और अशोक के शासन में अपने चरम पर पहुंचा। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद उन्होंने उड़ीसा को जीता। उनके शिलालेखों के अनुसार साम्राज्य उत्तर में अफगानिस्तान और नेपाल, दक्षिण में तमिलनाडु, पश्चिम में ईरान की सीमा और पूर्व में बांग्लादेश तक फैला था। एल बाशम अपनी किताब में लिखते हैं कि मौर्य साम्राज्य ने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक प्रशासनिक ढांचे में जोड़ा। मौर्य साम्राज्य की विशालता का अंदाजा मेगस्थनीज की किताब इंडिका से लगता है, जिसमें पाटलिपुत्र को एक समृद्ध और विशाल शहर बताया गया है। साम्राज्य में सड़कें, व्यापारिक मार्ग और सिंचाई व्यवस्था ने इसे आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया। तो दोस्तों, यह थी मौर्य राजवंश की कहानी। चंद्रगुप्त से लेकर बृहद्रथ तक 9 शासकों ने इस साम्राज्य को गौरव दिया और इसे अफगानिस्तान से दक्षिण भारत तक फैलाया। आपको यह गाथा कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप अशोक के बौद्ध धर्म या मौर्य प्रशासन की कहानी सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।